Today we'll continue with the Ind AS 8 and then we are going to start Ind AS 10 after this. These are very important standards for subsequent chapters. So please pay attention. Our topic right now is prior period errors. We have completed the discussion on accounting policy, change in estimate. Now we are discussing prior period errors. Example of misstatement: wrong classification of asset as current or non-current, or current liability or non-current liabilities. So this will amount to error. करंट एसेट की जगह आपने नॉन करंट एसेट दिखा दिया, करंट लायबिलिटीज की जगह नॉन करंट लायबिलिटी दिखा दी, या फिर नॉन करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी में उसको दिखा दिया, तो इसको हम कहेंगे एरर। और आपको न सिर्फ करंट ईयर का चेंज करना पड़ेगा, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी चेंज करना पड़ेगा और एडिशनल बैलेंस शीट भी देना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। Wrong classification may be of any expense or income in the profit and loss account. तो हो सकता है कि P&L अकाउंट में भी इनकम और एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन गलत दिया गया हो, तो दैट इज ऑल्सो एरर एंड उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा करंट ईयर, कंपेरेटिव पीरियड्स, एंड यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव एडिशनल बैलेंस शीट। तो फर्स्ट थिंग हमने कल क्या देखा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इफ अडॉप्टेड वॉलंटरली। अगर किसी अकाउंट इंड एस की वजह से हुआ तो गो एज पर इंड एस ट्रांजिशनल प्रोविजन। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। चेंज इन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में हमने क्या देखा था कि इट इज इन दैट ईयर ओनली जहां पर आप एरर डिस्कवर करते हैं। लेकिन इंड एस क्या बोलता है कि अगर आपने एरर पहले किया है तो पिछले साल में जाके रेक्टिफाई करना है और उसका इफेक्ट ओपनिंग इक्विटी में कितना होगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, वो आपको दिखाना है। तो इससे क्या होगा कि कंपनीज अभी अकाउंट फाइनलाइज करने के पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेगी कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि बाद में एरर डिस्कवर हुआ तो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन? व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन? Retrospective restatement is correcting the recognition, measurement and disclosure of amount of element of financial statement as if a prior period error had never occurred। यानी कि जिस साल एरर हुआ है वहाँ जाके रेक्टिफाई करेंगे। अभी मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है 21-22, एरर हुआ है 2016-17 में, तो हम 2016-17 में उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसका इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पर एक एडिशनल बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो प्लीज़ मुझे बताना ये एडिशनल बैलेंस शीट की डेट क्या होगी? 1/4/2020। और यहाँ पर उसका इफेक्ट हम देंगे। एक इफेक्ट इक्विटी में आएगा, एक रेस्पेक्टिव एसेट या लायबिलिटी में आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमने सही एंट्री की होती तो हमारे बैलेंस शीट की पोजीशन ये होती। तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एक दो क्वेश्चन हमने पहले किया था अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज में, अभी एक दो क्वेश्चन मैं करूँगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हाट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अभी हमने जब एग्जाम्पल देखा कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, एरर हो गया है मान लो 2015-16 वाले ईयर में, स्टैंडर्ड कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना है, तो कुछ कंपनीज बोल सकती है कि इतना पीछे जाकर रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है? तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि अगर मान लो 2015-16 में जाके रेक्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है तो 16-17 में कर लो। 16-17 में पॉसिबल नहीं है, 17-18 में कर लो, 18-19 में कर लो,
2021 में कर लो। तो जितना पीछे जाकर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं उतना पीछे आप जाएंगे और रेक्टिफाई करेंगे। इज इट राइट? तो अगर आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद भी आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते जैसे स्टैंडर्ड चाहता है, तो फिर आप जितना पीछे जाते हैं उतना ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। सो व्हाट इज इम्प्रैक्टिकेबल? ये इम्प्रैक्टिकेबल जो है ये आसान चीज़ नहीं है। ऑडिटर भी आपके पीछे लगा हुआ है, चेक करेगा कि इम्प्रैक्टिकेबल सही में है या नहीं। अप्लाइंग अ रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so। आपने पूरी कोशिश की, पूरी जान लगाई, एक्सपर्ट्स भी भले हायर किए, लेकिन फिर भी हमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम उसको कहेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल। तो अगर मान लो कोई पीरियड स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है, तो जितना पीरियड पीछे जा सकते हैं उतना जाएंगे और वहाँ जाकर रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है? फॉर अ पर्टिकुलर प्रायर पीरियड इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू अप्लाई अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली or to make a retrospective restatement to correct an error if the effect of the retrospective application or retrospective restatements are not determinable। यानी अगर हमने उसका इफेक्ट नहीं निकाल पाया तो impracticable हो गया। The retrospective application or retrospective restatement requires assumption about what management's intent would have been in that period। यानी मैनेजमेंट क्या करती अगर उनको उस समय वो एरर नहीं होता, तो ये इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है। तो ये सब जो कारण लिखे हुए हैं, ये कारण बताते हैं कि कब कब हम इम्प्रैक्टिकेबल कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मटीरियल। पहला तो है इम्प्रैक्टिकेबल, जिसका भी हमने एक दो एग्जाम्पल दिया, यानी कि अमाउंट डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, तब आपको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाना है। और दूसरा, इट शुड बी मटीरियल, इट शुड बी मटीरियल। अभी मैं यहाँ पे 2021-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ। 2015-16 में एक 200 रुपये का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, एक 200 रुपये का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। हमारी बैलेंस शीट में टर्नओवर है 200 करोड़ रुपए। तो बताओ ये क्या ये अमाउंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए हमें रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़े? नहीं। तो रेट्रोस्पेक्टिव तभी करेंगे, वन, जब वो प्रैक्टिकेबल हो, और दूसरा अमाउंट मटेरियल हो। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएंगे, और अगर मटेरियल अमाउंट नहीं है, मटेरियलिटी नहीं है, तो हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएंगे। ठीक है? मुझे याद है एक कंपनी में मैं ऑडिट कर रहा था बहुत साल पहले, जब आपकी तरह मैं भी आर्टिकल्स हुआ करता था। लिस्टेड कंपनी थी टाटा ग्रुप की। ठीक है? कहानी सुनना। तो एक इनवॉइस मैंने पकड़ा 70,000 रुपये का, जो पिछले साल का था। तो मैंने कहा ये तो रेट्रोस्पेक्टिव जाना चाहिए, ये तो एरर है, पिछले साल ये इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने खूब हल्ला गुल्ला मचाया। मुझे लगा कि मैं आर्टिकल हूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती पकड़ी है, लोग मेरी तारीफ करेंगे, शाबाशी देंगे। लेकिन हमारे पार्टनर ने कहा इस कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है, उसमें तुमने एरर ढूंढा है 70,000 रुपये का। उसके लिए अगर मैं मैनेजमेंट को बोलूँगा तो वो हम पर हंसेंगे। 250-300 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी में अगर 70,000 का एक इनवॉइस पिछले साल बुक नहीं हुआ, उसको अगर हमने इस साल बुक कर दिया, कोई बात नहीं, इमटेरियल अमाउंट है। ठीक है? तो कई बार अगर अमाउंट मटेरियल ना हो तो हम इतना पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पीछे हम कब नहीं जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव कब नहीं देंगे? एक तो इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, और दूसरा अमाउंट इज या ट्रांजैक्शन इज इमटेरियल। तो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी और इमटेरियलिटी की वजह से आपको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करना। ऑफिसेज में भी ध्यान रखना, छोटे मोटे अमाउंट के लिए क्लाइंट का सर मत खाना। वैसे लोग खाते हैं, मैंने देखा है,
ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगा। एक बार मैं एक कंपनी में, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर था और एक दूसरी कंपनी के लोग इंटरनल ऑडिटर थे। तो इंटरनल ऑडिटर ने एक एरर पकड़ा, 700 रुपए का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हैज बीन रॉन्गली ट्रीटेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। उनका इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में लिखा था, पूना की बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है, मैं उसका अभी नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएंगे, ठीक है, ये प्रभात रोड में है उनका ऑफिस। तो इस कंपनी जिसकी हम ऑडिट कर रहे थे उसका कम से कम 700-800 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, और आपका इंटरनल ऑडिटर क्या मिस्टेक ढूंढ रहा है कि 700 रुपए का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्लासीफाई हो गया है। तो जब मैंने अपने बॉस को बताया तो बहुत हंसे, बोले इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट उठा के फेंक दो। ठीक है, कुछ अक्ल भी होनी चाहिए, हर चीज़ गलती है, लेकिन हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे क्या इन्वेस्टर को फ़र्क पड़ेगा? क्या 700 रुपया प्रिंटिंग की जगह मैं ट्रैवलिंग में डाल दूँ, जिस कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ रुपए है, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? बोलो, तो रहने दो ना। तो आपको क्या देखना कि मटेरियलिटी भी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल। ये मटेरियल का जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, और ये डेफिनेशन रिवाइज हुआ है रिसेंटली। ठीक है, पहले जो हम पढ़ते थे फाउंडेशन में, क्या पढ़ते थे याद है? एन आइटम इज मटेरियल इफ द नॉलेज विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उन्होंने क्या किया, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया है, हालांकि उसका अर्थ वही निकलेगा कि इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, इंफॉर्मेशन मटेरियल है यानी सिग्निफिकेंट है। अगर उसको हम ओमिट कर दें, इफ ओमिटिंग मिस स्टेटमेंट और ऑब्सक्योरिंग means hiding it could reasonably be expected to influence decisions that primary users of general purpose financial statement make on the basis of those financial statement which provide financial information about a specific reporting entity। यानी अगर ये इंफॉर्मेशन हमने नहीं दिया, गलत तरह से दिया या हाइड किया, तो इससे यूजर्स का डिसीजन चेंज हो सकता है। सच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मटेरियल। 700 रुपया प्रिंटिंग को हमने 700 रुपया ट्रैवलिंग दिखा दिया, तो इससे क्या कोई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन पे कोई भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तो थोड़ा सा आपको बड़प्पन दिखाना है, छोटी छोटी एरर्स को नहीं ध्यान में रखना है, अगर उससे कोई डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता है इन्वेस्टर्स का। सो मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन। डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन किस प्रकार का है। ठीक है, अगर मान लो कोई थेफ्ट हुआ है, वो भी मैनेजमेंट के सीनियर पर्सन द्वारा, तो फिर यहाँ पर अमाउंट भले छोटा हो बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैनेजमेंट का आदमी ने चोरी की है। इज इट राइट? कल को मैनेजमेंट के आदमी ने 2 कंप्यूटर उठा के घर लेकर चले गए, तो इम्पॉर्टेंट है। या फिर अमाउंट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 700-800 करोड़ है, उनके लिए 700-800 रुपया, 1000 रुपया इधर उधर अगर अकाउंटिंग उसकी गलत हो गई, क्लासिफिकेशन गलत हो गया, तो उसके लिए चिल्लाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज एन एंटिटी assesses whether information either individually or in a combination with other information is material in the context of the financial statement as a whole। तो इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं, उसको हम इंडिविजुअली भी एनालाइज करेंगे और इसको इन कॉम्बिनेशन विथ अदर इंफॉर्मेशन भी हम एनालाइज करेंगे। ये किसकी ड्यूटी है करना? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है, राइट, कि चेक करना कि इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि नहीं। ऑफ कोर्स इसमें जजमेंट इन्वॉल्व है, what is material and what is not material is a judgmental exercise, remember। और इसलिए मैनेजमेंट को ये जजमेंट ठीक से अप्लाई करना है। फिर आपको मैंने नीचे लिखा एग्जाम्पल्स व्हेन एन इंफॉर्मेशन इज ऑब्स्क्योर्ड, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये हमने इंड एस 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है।
मटल वाला जो पैराग्राफ है इंड एस 1 में हो गया, इसलिए मैं वापस फिर से पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, डोंट वरी। मटलिटी के ऊपर जो डिस्कशन है उसके ऊपर हमने काफ़ी लंबी चर्चा की थी, कौन से स्टैंडर्ड में, इंड एस 1 में, राइट। तो अभी क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन कराओ, क्या फालतू में आप ज्ञान का प्रचार कर रहे हो, डायरेक्टली मुद्दे की बात करो। क्वेश्चन नंबर 13 करवा दो हमें। सो प्लीज़ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज़ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। जिनके पास अभी ये बुक नहीं है वो क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है। सनशाइन एंटरप्राइजेस prepares its financial statement by recording a purchase of a CNC machine during 20x5 worth rupees 50,000 under purchases instead of purchase of non-current asset। तो भैया इसमें गलती क्या है? ये अगर आप CNC मशीन खरीदते हैं तो ये जाना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, बोलो हाँ। लेकिन आपने उसको कहाँ दिखाया है? आपने उसको नॉर्मल परचेजेस में दिखाया है। एंड द एरर, अब ये खुद ही कह रहा है कि एरर है, एंड द एरर केम टू लाइट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर। एरर बाद में पता चला कि ओ ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था और हमने उसको परचेज में डाल दिया। डिस्कस वेदर द चेंज वुड वारंट अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। क्या ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट कहलाएगा? जो लोग देख रहे हैं बताइए हाँ या ना, क्या ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट कहलाएगा? कहलाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन था ये था नॉन करंट का, आपने उसको करंट दिखा दिया है, आपने उसको पिनल अकाउंट में डाल दिया है, तो प्रॉफिट आपका इफेक्ट हो गया 50,000 रुपये से, लेकिन डिप्रिशिएशन उस पर चार्ज नहीं हुआ है। तो आपको ये प्रायर पीरियड है, क्या इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा? रेट्रोस्पेक्टिव होगा। तो प्लीज एक आंसर लिखना, आंसर नोटबुक में लिखेंगे, अपनी बुक में जगह नहीं है। आंसर, considering the nature of the transaction, considering the nature of the transaction and the value of the transaction, and the value of the transaction, it is a material transaction, it is a material transaction। आप स्टूडेंट हमेशा मटेरियल लिखेगा, ठीक है। स्टूडेंट को क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी अमाउंट दिया जाए तो 50,000 रुपीज़ आपको लिखना है, 50,000 रुपीज़ लिखना है, ठीक है। तो 50,000 भी आपके लिए मटेरियल है। देयरफॉर दिस इज अ प्रायर पीरियड एरर, देयरफॉर दिस इज अ प्रायर पीरियड एरर। देयरफॉर दिस इज अ प्रायर पीरियड एरर। एक क्वेश्चन नंबर 14 पे करते हैं, उसके बाद आप और भी एग्जाम में क्या लिख सकते हो कि दिस विल बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एक लाइन और ऐड कर देना, दिस विल बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दिस विल बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बैटरी चेंज करो। दिस विल बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिखा क्या? चलिए एक क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर पे आइए प्लीज एवरीबॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आज। रोज इंटरनेशनल इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट 31 December 20x5 ड्यू टू अ चेंज इन द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। यहां पर क्या हुआ है? मशीन की लाइफ चेंज हुई है, यहां पर मशीन की लाइफ चेंज हुई है। तो मशीन की लाइफ चेंज होने की वजह से क्या हो गया? द कंपनीज ऑडिटर हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 10% to 15%।
डिस्कस वेदर द चेंज वुड बी ट्रीटेड एज अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, क्या हम प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट ट्रीट करेंगे इसको? डिस्कस वेदर द चेंज विल बी ट्रीटेड एज अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। अगर हम एस्टिमेटेड लाइफ चेंज करते हैं तो उससे डिप्रिसिएशन रेट चेंज होगा, ये बात तो सही है। क्या इसको प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट करेंगे? क्या इसको प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट करेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे फिर? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे। तो इसका आंसर है कि इसको हम ना तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे ना इसको प्रायर पीरियड एरर बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव। वेरी गुड, इज इट राइट? पावर को भेजो। एक आंसर लिखना, एक आंसर लिखेंगे। द ट्रांजेक्शन डज नॉट क्वालिफाई फॉर, द ट्रांजेक्शन डज नॉट क्वालिफाई फॉर a prior period adjustment. The transaction does not qualify for a prior period adjustment. This is because the change in the rate of depreciation, this is because the change in the rate of depreciation is not a correction, is not a correction of an error, is not correction of an error or a change in accounting policy, is not a correction of an error or a change in the accounting policy. The determination of the rate of depreciation, the determination of the rate of depreciation is based on estimates. The determination of the rate of depreciation is based on estimate. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम यूजफुल लाइफ चेंज करते हैं तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन चेंज होगा, लेकिन ये एरर नहीं है क्योंकि यूजफुल लाइफ इज एन एस्टिमेटेड फिगर, तो इसको हम चेंज इन एस्टिमेट करेंगे। और एक लाइन और लिखना, दिस विल बी एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली, this will be adjusted prospectively, this will be adjusted prospectively। चलो एक क्वेश्चन और करना, ठीक है? रेडी? लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। जुपिटर लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 20x6। मैनेजमेंट विशेस टू चेंज द वैल्यूएशन ऑफ इट्स इन्वेंट्री फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। तो मैनेजमेंट पहले फीफो फॉलो करती थी, अभी वो वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहती है। फिर से वही सवाल पूछ रहा है कि वेदर इट इज़ अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो से वेटेड एवरेज चेंज करेंगे तो ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? तो दिस इज नॉट प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, this is a change in accounting policy. FIFO method is an accounting policy because FIFO is a basis of valuation of inventory. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, प्लीज राइट डाउन द आंसर, द ट्रांजेक्शन डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। द ट्रांजेक्शन डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। The above change in the inventory valuation method, the above change in the inventory valuation method falls under the purview of change in accounting policy, falls under the purview of change in accounting policy, falls under the purview of change in accounting policy। लिख लिया?
तो इसका हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे? हाँ, तो लिखो दिस विल बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दिस विल बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, this will be given retrospective effect, assuming that the change is voluntary, assuming that the change is voluntary, assuming that the change is voluntary, this will be given retrospective effect, assuming that the change is voluntary. ठीक है? Now we'll take the accounting for correction of errors. Come to the next paragraph. As we have discussed, error will be rectified from retrospective effect. Errors pertaining to prior period are made good by restating the comparative information for prior years. So this is my 31st March 2020, 31st March 2021, 31st March 2022. This is my financial year, current financial year. I have discovered the error which was committed in this year, 1920. This is the period to which error pertains. This is the period current year when the error was discovered. So I have to also rectify the comparative figure. I have to also rectify the comparative figures if it relates to comparative period or by restating the asset, liability, equity for the earliest prior period presented. In case of error which is related to, suppose, this period 1920, I have to give one additional balance sheet on 1/4/2020 where I have to rectify asset value, liability value and equity value. So in the statement of changes in equity, I will first rectify the error, calculate the revised retained earning balance and then add the correct figure. So this is how we will do the rectification of error. This is called retrospective restatement. This is called retrospective restatement. Additional balance sheet is prepared if the error affects the item of balance sheet. So in case if suppose inventory was not recorded, then you have to give one balance sheet because balance sheet should contain inventory now. If property, plant, equipment was wrongly transferred to purchases, you have to give a balance sheet because then your property, plant, equipment figure gets affected. If a liability was not booked, then you have to give the balance sheet because the liability will appear in the balance sheet. Now quickly discuss what will you do for correction of error. Two possibilities are there. Rectification from earlier period is impracticable. If rectification from earlier period is impracticable and if it is a period specific adjustment, then you go to the year from which retrospective adjustment is possible. If the error was committed say 5 years ago, but you can't do the adjustment for 5 years period, then you go as past as possible and do the adjustment. Similarly, if there is a cumulative effect of an error and if you can't do the calculation from retrospective period, then restatement of comparative information prospectively from earliest date practicable. In simple terms, जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे और वहाँ से हम रेक्टिफिकेशन करेंगे. ओके, एंड द नेक्स्ट इज प्रैक्टिकेबल. अगर प्रैक्टिकेबल है, अगर एरर को प्रायर पीरियड से रेक्टिफाई करना प्रैक्टिकेबल है तो हम प्रायर पीरियड में जाके रेक्टिफाई करेंगे, तो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करेंगे अगर वो प्रैक्टिकल होगा तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं. प्रायर पीरियड से एरर से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्या देने हैं. एक तो पहले आपको लिखना है नेचर ऑफ प्रायर पीरियड एरर, ये किस प्रकार का एरर है. तो आप लिखेंगे नॉन करंट एसेट वाज परचेज्ड, wrongly treated as purchase, expenses not recorded, non current liability was wrongly treated as
करंट लायबिलिटी। जो भी एरर है उसका आप नेचर डिस्क्लोज करेंगे, उसका इफेक्ट डिस्क्लोज करेंगे। अभी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जहां पर उसका इफेक्ट कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। इफेक्ट ऑन ईच लाइन आइटम फॉर द प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, कौन कौन से आइटम पे इफेक्ट होगा वो आपको डिस्क्लोज करना है। इस एसेट पे क्या इफेक्ट हुआ, लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट हुई, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट और इक्विटी में क्या इफेक्ट हुआ, ये आपको बताना है। टैक्स में क्या इफेक्ट हुआ, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस आपको प्रेजेंट करना है, उसकी वजह से बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस भी चेंज होगा। देन अमाउंट ऑफ करेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। मान लो हम एक एडिशनल बैलेंस शीट दे रहे हैं तो वहाँ पर कितना अमाउंट हमने करेक्शन किया है वो डिस्क्लोज करेंगे। 3 बैलेंस शीट देते हैं तो वहाँ पर जो अगर अर्लीस्ट पीरियड का इफेक्ट आया तो उसका कितना अमाउंट वहाँ पर हमने करेक्ट किया है वो डिस्क्लोज करेंगे। और अगर मान लो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है तो दैट फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो दैट फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में और आपके एमटीपी, आरटीपी, ये हर जगह ये क्वेश्चन देखा जा रहा है। तो सेम टाइप का 3 बार ये क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग 20x2, पहले 16 की जगह हम 44 लेते हैं। एक सर 44 कहाँ है, 44 बहुत आगे है। 44 तक पहुंचने के लिए हाँ पहले एक थ्योरी क्वेश्चन ले लेते हैं। 44 नंबर सेल प्रैक्टिस में है। एन एंटिटी हैज प्रेजेंटेड सर्टन मटेरियल लाइबिलिटी, मटेरियल वर्ड अंडरलाइन करना, एज नॉन करंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज नॉन करंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट for the period up to 31st March 20x1. While preparing annual financial statement for the year ended 31st March 20x2, management discovers that these liabilities should be classified as current, right? अब इनको क्या पता चला कि अरे 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 ये तो नॉन करंट जो है एक्चुअली ये करंट है। हमने इसको इतने समय से नॉन करंट में दिखा रहे थे लेकिन ये क्या है, ये करंट है। तो अभी क्या करेंगे, क्या हम सिर्फ करंट ईयर का फिगर चेंज करेंगे या कंपैरेटिव फिगर भी चेंज करेंगे? द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, that is as on 31st March 20x1. Would this reclassification of liabilities from non-current to current in the comparative amount be treated as correction of error under Ind AS 8? पहले इन्होंने क्या किया, नॉन करंट लाइबिलिटी दिखाया लेकिन हकीकत में ये क्या था, हकीकत में करंट लाइबिलिटी था। तो पिछला साल जो उन्होंने नॉन करंट लायबिलिटी दिखाया है, क्या हमें इसको भी एडजस्ट करना होगा, रिक्लासिफाई करना होगा? द आंसर इज यस। ओके। वुड द एंटिटी नीड टू प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट? क्या हमें एक थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी होगी? द आंसर इज यस। अगर मान लो आपका जो ये काम आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पर देनी होगी, तो आपको एक थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अभी एक काम करेंगे, इसका आंसर अपनी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो ज़रा। तो हम लिखेंगे नहीं, मेन जो लाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से लिखना है, एज पर इंड AS 8 errors can arise in respect of the recognition, measurement, presentation और disclosure। तो इवन प्रेजेंटेशन में एरर हुआ, ये जो एरर था प्रेजेंटेशन का था। नॉन करंट लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी को आप नॉन करंट लायबिलिटी में प्रेजेंट कर रहे थे,
financial statement do not comply with Ind AS if they contain either material errors or immaterial errors made intentionally to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance and cash flow. तो यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंप्लाइंग विद इंड AS अगर उसमें एरर होगा, द रिक्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम नॉन करंट टू करंट वुड बी कंसिडर्ड एज करेक्शन ऑफ एन एरर, क्योंकि ये भी एरर है, गलत प्रेजेंटेशन करना भी एरर है, तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे. इट विल बी कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अंडर इंड AS 8 एंड देयरफॉर आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन तो रीस्टेट करना ही करना है, आपको एक थर्ड बैलेंस शीट भी प्रेजेंट करनी है. आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रीस्टेट करना है और एक थर्ड बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है, और ये थर्ड बैलेंस शीट का डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 20X2. तो हम X0, एक होगा 31 मार्च 20X2, एक बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च 20X1, एक बैलेंस शीट बनेगा 1 अप्रैल 20X0. ये एक एडिशनल बैलेंस शीट देंगे और इसमें भी वो जो आपने नॉन करंट लायबिलिटी दिखाई है उसको करंट लायबिलिटी में हम प्रेजेंट करेंगे. इज इट राइट? सबको समझ में आ गई बात? सो लेट अस गो टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19, इसको पहले आप वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दो. वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख रहे हैं इस चैप्टर को, उनको वेरी गुड इवनिंग. कम टू क्वेश्चन नंबर 19. ड्यूरिंग 20X4X5 चीरी लिमिटेड, कौन सी कंपनी? चीरी लिमिटेड discovered that some products that had been sold during 20X3-4 यानी 2003-2004, हम ऐसा बोलेंगे, 2003-4 में एक गुड्स बेचा which was incorrectly included in the inventory on 31st March 20X4 at ₹6,500. गुड्स बेच भी दिया और उसको आपने इन्वेंट्री में भी इंक्लूड कर लिया, उसको आपने क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूड कर लिया. तो क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? अगर आपने इन्वेंट्री सेल कर दिया तो क्या उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करेंगे? नहीं. तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या होगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या होगा कि 31 मार्च 20X4 के COGS को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसको ऐड करेंगे. लेकिन इन्वेंट्री का इफेक्ट क्या होता है कि 31 मार्च 2005 की जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ ये ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड हो गया, तो इसका मतलब है 2005 का COGS इंक्रीज हो गया, तो यहाँ हम इसको माइनस करेंगे. तो ये रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट देना होगा. फर्स्ट ईयर में गलती से वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो गया. कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि प्लस माइनस क्या होता है. तो COGS का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज होगा, क्योंकि ये फिगर माइनस हो रहा है यहाँ पे. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. और अगर आप ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दोगे तो COGS बढ़ जाएगा. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये ओपनिंग स्टॉक में गलती से इंक्लूडेड है तो COGS बढ़ जाता है, तो उसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए यहाँ माइनस करेंगे और पहले ईयर में प्लस करेंगे. उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं. चीरी लिमिटेड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर 2004-5, ये पिछले साल की कथा है. शोड अ सेल ऑफ ₹1,04,000. सेल में कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें गड़बड़ है, इंक्लूडिंग ₹6,500 फॉर द एरर इन द ओपनिंग इन्वेंट्री. ठीक है,
तो ओपनिंग इन्वेंट्री में ये गलती से जुड़ा हुआ है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। एन इनकम टैक्स ऑफ ₹5,250। अब क्या बोल रहे हैं, इन 2003-4 चीरी लिमिटेड रिपोर्टेड, ये पिछले साल का, हाँ 3-4 यानी PY प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स वाला PY नहीं, अकाउंट्स वाला। और 2004-5 मतलब अब ये करंट ईयर है। तो पिछले साल आपका 73,500 सेल्स था, 53,500 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, 20,000 प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स है, 6,000 इनकम टैक्स है, प्रॉफिट 14,000 है, एंड बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS भी दिया हुआ है 2.8। अब इसमें गलती कौन सा फिगर में है, ये 53,500 में गलती है ना, तो उसकी वजह से आगे के फिगर्स भी चेंज होंगे, उसकी वजह से आपका ये टैक्स का फिगर भी चेंज होगा, प्रॉफिट भी चेंज होगा, और ये EPS भी चेंज होगा, ठीक है। द 2003-4 ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग वर 20,000। ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में कुछ दिक्कत नहीं है, एंड द क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग वाज 34,000। ये गलत है, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है, आपका जो प्रॉफिट है वो गलत आया है। तो प्रॉफिट गलत आएगा तो आपका क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग भी गलत हो जाएगा। इसका टैक्स रेट 30% है, तो प्रॉफिट चेंज होगा तो टैक्स भी चेंज हो जाएगा। इट हैड नो अदर इनकम और एक्सपेंस, और कोई इनकम और एक्सपेंस नहीं है। चीरी लिमिटेड हैड ₹50,000, 5,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ शेयर कैपिटल थ्रू आउट। ये आपको सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रेजेंटेशन के लिए है, एंड नो अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी एक्सेप्ट फॉर रिटेन्ड अर्निंग। और इसके पास सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग है, यानी बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है। स्टेट हाउ द अबव विल बी ट्रीटेड और अकाउंटेड इन चीरी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये दो स्टेटमेंट बनाने हैं आपको, एंड इन द नोट्स वेर एवर रिक्वायर्ड फॉर द करंट पीरियड एंड द अर्लियर पीरियड एज पर द रेलेवेंट इंड एस। तो यहाँ पे रेलेवेंट इंड एस का मतलब है रेलेवेंट इंड एस इज 8। तो एरर क्या हुआ है, एरर हुआ है कि एक गुड्स जो सेल हो गया, सेल होने के बाद भी वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट ईयर में इंक्लूड हो गया है, और उसकी वजह से वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक में आ गया है। तो फर्स्ट ईयर यानी इस क्वेश्चन में 2003-4 में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा देंगे, और 2004-5 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे। उसकी वजह से आगे का प्रॉफिट का, टैक्स का, EPS का फिगर चेंज होगा। इज इट राइट? अब ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करना देख रहे हैं आप यहाँ पे, RTP नवंबर 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद आपके स्टडी मैट में भी है। तो आप चलिए पहले मेरे साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जिनके पास इस बुक की हार्ड कॉपी है वो स्टूडेंट हार्ड कॉपी में लिखेंगे आंसर, फॉर्मेट बना हुआ है, और जिनके पास नहीं है अपनी नोटबुक में लिखिए। लेट अस स्टार्ट। सिर्फ ध्यान में रखना, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर चेंज होगा, और उसकी वजह से नीचे के सारे फिगर्स जो हैं रिलेटेड फिगर वो भी चेंज हो जाएंगे, राइट। तो राइट हैंड साइड 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। 2004-5 ये फर्स्ट वाला है करंट ईयर, एंड 2003-4 ये है प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन सामने में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या सेल्स में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या सेल्स में परिवर्तन हुआ है? नहीं। तो सेल का फिगर करंट ईयर का 1,04,000 है। सर ये फिगर कहाँ मिलेगा हमें? ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड लाइन थर्ड लाइन में दिख गया। और पिछले साल का सेल्स जो है नीचे एक टेबल में दिया हुआ है 73,500, ठीक है 73,500 कर दो इसको। उसके बाद पॉइंट नंबर B, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आप मुझे बताएंगे, ये आप मुझे बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर कितना होगा और पिछले साल का कितना होगा। सही बताने वाले को इनाम मिलेगा।
पिछला साल मतलब यहाँ आप बोल रहे 60,000 होगा, एक स्टूडेंट का कहना है पिछले साल 60,000 होगा, और करंट ईयर क्या होगा फिर? करंट ईयर 80,000 होगा। तो सही जवाब है करंट ईयर 80,000 होगा, क्योंकि ये करंट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में आ गया था 6,500। तो अगर ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम होगा। पिछले साल के ये क्लोजिंग स्टॉक में आ गया था, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। देखिए आपने कैलकुलेशन भी दिखाना है, कल को याद रहे या न रहे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप कैलकुलेशन भी दिखाते रहो। तो पहले कॉलम में 80,000 कैसे आया, 86,500 माइनस 6,500, और दूसरे कॉलम में 53,500 प्लस 6,500। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर इस क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, नो दम। पीबीटी 24,000 13,500। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस 30% के रेट से हमारा टैक्स चेंज होगा। टैक्स चेंज होगा कितने से? अभी टैक्स हो जाएगा 7,200 एंड 4,500 एंड 4,500। पैट चेंज होगा, पैट चेंज होगा 16,800 सी माइनस डी 9,450। वेरी गुड 9,450। ईपीएस भी बता दो, नंबर ऑफ शेयर्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, 5,000 शेयर है, तो ईपीएस निकालने के लिए हम 5,000 से डिवाइड करेंगे। 16,800 डिवाइड बाई 5,000 3.36 1.89। बहुत ही सही जवाब 1.89। तो आप देख रहे हैं हमने रेक्टिफाई कर दिया, इसमें सिर्फ एक एरर था। अब आपका जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है वो कैसे दिखेगा उसको भी लिख लीजिए। राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये जो एरर हुआ ये पिछले साल ही हुआ, यानी कि आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर को एडजस्ट नहीं करना है। ये जो एरर है इस साल हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट नहीं होगा। तो लेकिन ये जो रिटेन्ड अर्निंग आप यहाँ पे दिखा रहे हो, फर्स्ट ईयर के एंड में जो रिटेन्ड अर्निंग दिखा रहे हो वो चेंज होगा, वो चेंज होगा। तो हम उसमें जो प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो जो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ था 14,000 वो ऐड नहीं करेंगे। जो हमने कैलकुलेट किया था अभी ये फिगर 9,450 वो ऐड करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? जो मेरे साथ हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो लिखना ओपनिंग बैलेंस, शेयर कैपिटल के कॉलम में लिख दो 50,000 और ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में लिख दो 20,000, टोटल 70,000। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डैश डैश, रेक्टिफिकेशन नहीं करना ओपनिंग बैलेंस। जो मिस्टेक हुई है वो क्लोजिंग में हुई है, मिस्टेक हुई है वो क्लोजिंग में हुई है। अगर आपको 3-4 साल पहले का डेटा देते हैं तो फिर ये अफेक्ट होता था। फिर आ जाइए पॉइंट नंबर नेक्स्ट में, पहले एक टोटल लिख लो, एक लाइन ड्रॉ करके टोटल लिख लो। फॉर्मेट इसलिए मैंने बनवाया है कि कल को अगर उन्होंने और एक साल पुराना डेटा दिया होता तो फिर यहाँ पर भी एडजस्टमेंट आता। फिर लिखेंगे ऐड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कितना प्रॉफिट हुआ है 9,450। अभी हम 2003-04 की ही बैलेंस निकाल रहे हैं, 2003-04 की, तो 9,450। फिर लिखना क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 20x4 50,000 29,450 79,450। एग्रीड? टोटल आ गया क्या? राइट। अब हम लिखेंगे, ये मान लो फर्स्ट ईयर का हो गया, एक ऐसे मजबूत लाइन ड्रॉ कर देना। फिर उसके बाद हम एक्चुअली हमें लिखना चाहिए ओपनिंग बैलेंस ऑन 1420x4 लिखना चाहते हैं, रहने दें? रहने देते हैं। इसी में सिर्फ हम जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है ना वो ऐड कर देंगे। ऐड टीसीआई फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20x4। कितना प्रॉफिट आया था?
16,800, 16,800, तो लिख दीजिए 16,800, टोटल करना 46,250, 46,250, 96,250, 46,250 and 96,250. एक नोट लिखना, एक नोट लिखेंगे, some products had been sold in, some products had been sold in 20x3x4 were incorrectly included in the inventory, on 31st March 20x4, on 31st March 20x4. The financial statement of 20x3-20x4, the financial statement of 20x3-20x4 have been restated to correct this error, राइट। तो आपको नोट में लिखना होगा कि एक एरर हमने रेक्टिफाई किया है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, 2-3 पेज पीछे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, पहले आप अपने से पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 अपने से पढ़ो, क्या लगता है पढ़ने के बाद? इनफैक्ट आपको ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने फिगर्स भी सेम रखा है, सिर्फ कंपनी का नाम बदल दिया। पहले चीरी था, अभी बीटा लिमिटेड है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल या आरटीपी एमटीपी से लिया गया है। तो इसको आप क्या करेंगे? होमवर्क लिखेंगे। क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क करना, सेम टू सेम फिगर एक बार दोबारा कॉपी कर लेना, ठीक है? और ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो ये वही फिगर देखो फिर से आ रहा है कि नहीं? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन को अलग अलग जगह पे प्रेजेंट कर देती है। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 17, प्यारे बच्चों प्लीज़ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जाम में बस जाने के पहले एक बार देख लेना फटाफट। यहाँ पे ना 2 साल दिए हुए हैं, 20y0 एंड 20x9। तो हम इसको बोलेंगे अपनी बातचीत में 2010 2009। हम अपनी बातचीत में इसको 2010 2009 कहेंगे। ऐसे y0 और x9 बोलने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। बोलो ना हाँ या ना, राइट। तो स्टार्ट करें। ये आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट। ऐसा लग रहा है बैलेंस शीट है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अदर एसेट, टोटल एसेट, उसके बाद शेयर कैपिटल, फिर रिटेन्ड अर्निंग। 2009 का रिटेन्ड अर्निंग है 75, और इस साल का प्रॉफिट है, फिर से एक और प्रॉफिट अर्न किया आपने 75, और बाद में लाइबिलिटी है 1500
टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी 1800 एंड 1725। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बैलेंस शीट को ठीक करने का है और शायद आपको रिटेन अर्निंग भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट का था, पिछला क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट का था, ये क्वेश्चन बैलेंस शीट का है और ये क्वेश्चन आपके आईसीआई के किसी भी स्टडी मटेरियल का नहीं है। इसको मैंने कोई इंटरनेशनल बुक से लिया इस क्वेश्चन को। आपके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप एक दिन पास हो जाओ, एक दिन यानी कि जो भी अटेम्प्ट देंगे उसमें पास हो जाओ। डेली प्रेस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 20x9, यानी ये कंपनी सिर्फ 2 साल पुरानी है, उसके पिछले का इसका कोई इतिहास नहीं है। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे मैंने कहा कि यूरोपियन कंट्री में बैलेंस शीट वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये क्वेश्चन वहीं कहीं किसी आईएफआरएस की बुक से लिया गया है। फॉर द ईयर एंडेड 2010 एंड 2009 इज गिवन बिलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। 2009 में कंपनी ने क्या किया, कंपनी हैड कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हाउएवर ड्यूरिंग 2010 company realized that the expense did not meet the requirement of research and development। अगर आपको याद होगा, एक तो हमारा इंड AS 38 है और एक AS 26 आप पढ़ कर आए हैं। अब ये मत बोलना कि मैं AS 26 के बारे में कुछ भी नहीं जानता। AS 26 क्या है, इंटेंजिबल एसेट। अभी उसका बड़ा भाई कौन है, इंड AS 38, वो भी इंटेंजिबल एसेट। और ये दोनों स्टैंडर्ड काफ़ी हद तक सेम है। दोनों स्टैंडर्ड में एक बात कॉमन है कि रिसर्च एक्सपेंडिचर को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, रिसर्च एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज नहीं करते हैं। इन्होंने क्या किया, इधर देखिए ऊपर बैलेंस शीट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये फिगर नीचे आएगी 17, यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैपिटलाइज कर दिया। जबकि वो रिसर्च जो है उन्होंने का कहना है कि डिड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। ओके, यानी कैपिटलाइज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, फिर भी इन लोगों ने कैपिटलाइज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। इस साल राइट ऑफ करेंगे या प्रायर पीरियड एरर है, ये प्रायर पीरियड एरर है, क्योंकि इंड AS में लिखा हुआ है कि रिसर्च एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैपिटलाइज नहीं करते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करेंगे अगर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हो तब। यहाँ इनकी बातों से लगता है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको राइट ऑफ करना चाहिए था, उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम पिछले साल में जाएंगे। ये जो 17 है, अगर मैं इसको राइट ऑफ करूं तो उसका इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा। ये 17 मैं राइट ऑफ करूँगा तो इस साल का रिटेन्ड अर्निंग 17 से घट जाएगा। इसका मतलब है मेरा ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग ये भी चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि हमें पहले पिछले साल का रिटेन्ड अर्निंग रेक्टिफाई करना है, पिछले साल का रिटेन्ड अर्निंग रेक्टिफाई करना है। इस बार हमें पूरा पीएनएल अकाउंट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले पिछले साल का रिटेन्ड अर्निंग को रेक्टिफाई करेंगे एंड दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर दिस ईयर। बैलेंस शीट में ज़्यादा चेंज नहीं करना है, आपको रिसर्च का फिगर हटा देना है, रिटेन्ड अर्निंग के फिगर्स को रेक्टिफाई करना है। राइट, क्या आप मेरे साथ हैं, बोलो हाँ। सॉल्व करेंगे अपनी बुक में, नोट लिखा हुआ है, द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। पहले आप वर्किंग नोट 1 पर आ जाओ जो आंसर के नीचे है। सिर्फ हमें एक एडजस्टमेंट करना है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को पिछले साल ही राइट ऑफ करना है, लेकिन पिछले साल का पीएनएल अकाउंट तो नहीं दिया हुआ है, तो उसका इफेक्ट हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में लेस करके दिखा देंगे। बोलो हाँ, हाँ लिखो, डाउट हो पूछते रहना है। रिटेन्ड अर्निंग गिवन 75 लेस R&D एक्सपेंस, R&D एक्सपेंस 17, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आईसीआई के किसी भी पब्लिकेशन में नहीं है,
बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 58। तो बस इसका इफेक्ट आपको देना है, ठीक है। एक नीचे नोट लिखा हुआ है, R&D expense have been expensed and therefore the R&D expense shown in the statement of financial position in both the year will be nil. Agreed? एग्री करते हैं तो आगे बढ़िए। अब आप आ जाओ इस बैलेंस शीट पे, जो आपको एग्जाम में बैलेंस शीट फिर से बनानी होगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सेम फिगर कॉपी करना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 434 358। R&D कितना लिखेंगे? 0 0। अदर एसेट 13549 1350। टोटल एसेट बोलो 1783। सेकेंड कॉलम 1708। वेरी गुड। नेक्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर कैपिटल 150। रिटेन्ड अर्निंग, अभी रिटेन्ड अर्निंग का फिगर देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसको हम लिखेंगे 58। लास्ट ईयर 58, फिर उसको इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो 58 हो जाएगा। क्या करंट ईयर में कोई चेंज होगा? करंट ईयर के फिगर में कोई चेंज नहीं। करंट ईयर में कोई रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं है। करंट ईयर में ऑलरेडी कोई रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं है, तो जो 75 दिया हुआ है उसे ही हम यूज कर लेंगे। फिर लिखना लाइबिलिटीज में सेम फिगर 1500। टोटल मैच करना हो रहा है क्या? 1783 1708। तो इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग का यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, इसकी जगह एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को लिखने की जगह, इतना लिखने की जगह एक अदर इक्विटी लिख सकते हैं, इसका टोटल और ये अमाउंट, और एक एसओसीआई बना देना, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो एटलीस्ट अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया कि रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है। एक क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना, अपने से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 18, एक बार क्वेश्चन नंबर 18 अपने से पढ़ो जरा, और पढ़ने के बाद बताओ कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले चीरी लिमिटेड का किया था। क्वेश्चन देख के बताना, किया था ना? जिनके पास बुक है, सेम क्वेश्चन लाइक 16 नंबर होमवर्क। आज कितने होमवर्क मिले आपको? 2। इसका तो आंसर भी बुक में प्रिंटेड है, सिर्फ आप बाद में चेक कर लेना। और दूसरे का आंसर ऑलरेडी मैंने बना दिया है, उसको सिर्फ कॉपी करना है नंबर्स को। तो यहाँ पे जाके हमारा स्टैंडर्ड लगभग खत्म हो जाता है। सिर्फ 1-2 पॉइंट और हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। सेल प्रैक्टिस के जितने क्वेश्चन बच जाएंगे जो हम नहीं कर पाएंगे, उसको आप होमवर्क में कर लेना। पैराग्राफ नंबर नेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर 18, 6th कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 6th कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है एडिशनल बैलेंस शीट। लिख दो ब्रैकेट में एडिशनल बैलेंस शीट। तो आप पूछेंगे या मैं पूछूंगा आपसे कि पहले 5 कंपोनेंट क्या होते हैं? पहले 5 कंपोनेंट क्या होते हैं? बोलिए जी। एक होता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, देन नोट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये होते हैं 5 कंपोनेंट, और इन सबका कंपैरेटिव, लेकिन 3 सिचुएशन में हम एक एडिशनल बैलेंस शीट देते हैं। 3 सिचुएशन में हम एक एडिशनल बैलेंस शीट भी देते हैं। कौन है वो 3 सिचुएशन? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी,
retrospective restatement of prior period error and an additional balance sheet। तो ये आपने देखा कि अगर कोई एरर आप रेक्टिफाई करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली, तो आपको एक एडिशनल बैलेंस शीट भी देना होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड प्रेजेंटेड। तो मेरे को जवाब देना, सपोज मेरी करंट ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च 2022 है, तो एक बैलेंस शीट इस डेट का होगा, एक बैलेंस शीट कंपैरेटिव इस डेट का होगा 21 का। लेकिन अगर आपने रेट्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की या कोई प्रायर पीरियड एरर है, तो एक और बैलेंस शीट देनी होगी जिसका डेट होगा जिसका डेट होगा 1/4/2020। ठीक है, तो यहां पे स्टैंडर्ड खत्म हुआ। अब उन्होंने लिखा मेजर चेंज इन इंड AS 8 वर्सेस नोटिफाइड AS 5। AS 5 जो आप इंटरमीडिएट में पढ़कर आए थे, इंड AS 8 जो पिछले 2 दिन से आप पढ़ रहे हैं, इन दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं वो आपको पढ़ना है। एक और होमवर्क लिख लेना। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी अगर आपको इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं। इसको डिस्कस अभी हम करेंगे, तो मुझे पूरा AS 5 आपको फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा, जिसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। नोट्स में कॉलम बाय कॉलम लिखा हुआ है, अपने से पढ़ लेना। फीस रिफंड मत मांगना कि सर आपने एक पैराग्राफ नहीं पढ़ाया, क्या पता आजकल कुछ भी हो जाता है। एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 20 नंबर, जिसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आती है मुझे। ठीक है, यानी कि अगर मैंने चैप्टर अभी क्लोज कर दिया तो थोड़ी देर के बाद आप मुझे क्वेरी पूछेंगे, सर क्वेश्चन नंबर 20 में ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो मैं सोचता हूँ कि इसको करवा ही देता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेरी इस चैप्टर में मुझे क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस and retained earning statement data were obtained from the records of Mars Limited for 20x6 and 20x5। तो इसको हम बोलते समय क्या बोलेंगे, 2006 2005, तो बोलने में इजी रहेगा। तो अरे इधर तो 9 आ गया, एक काम करो इसको चेंज करो, 20x9 कर दो और इसको 20x8। जिनकी बुक में ये ऐसे प्रिंट हुआ है वैसे विद्यार्थी इसको 9 और 8 कर देंगे, क्योंकि नीचे बैलेंस शीट में उन्होंने डेट चेंज कर दिया, ऊपर नोट में चेंज नहीं किया। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ध्यान देने लायक है। तो पहला है कि डिलीवरी एक्सपेंस, ये है डिलीवरी एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस। ओके, तो 3 एक्सपेंस दिया है उन्होंने P&L अकाउंट का। ये एक्सट्रैक्ट है, क्या है, एक्सट्रैक्ट। उसके बाद नेट इनकम दिया है, और नेट इनकम यानी ये उस साल की प्रॉफिट है, इसका टोटल करने की कोशिश मत करना। ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, राइट। यहाँ ये शायद मैच हो रहा है, नहीं मैच नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे ने मुझे क्वेरी पूछी कि ये टोटल मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्या जवाब दूं? या क्या लिखा हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये P&L अकाउंट का कोई 3 फिगर उन्होंने दिया जिस पे चेंज होने वाला है, और ये उस साल का प्रॉफिट होगा जिसमें सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस होकर ये फिगर यहाँ आया है। तो पहली क्वेरी का जवाब है कि ये उसका टोटल नहीं है, ये अमाउंट इन तीनों का टोटल नहीं है। ये इनकम लिखा है, ये एक्सपेंसेस लिखा है। फिर है रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग एट द बिगिनिंग, ये इस साल का स्टार्टिंग का रिटेन्ड अर्निंग है। उसमें इन्होंने इस साल का ये जो प्रॉफिट यहाँ हुआ है ऐड किया, तो ये क्लोजिंग आया। फिर ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग बन गया,
उसमें इस साल का प्रॉफिट ऐड हुआ है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आया है। ध्यान से देख लीजिए एक बार इस P&L अकाउंट को, तो इसमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिखती है हमें। दिक्कत आएगी थोड़ा सा एक दो एडजस्टमेंट पढ़ने के पश्चात। अब ये लिख रहा है ड्यूरिंग 20Y0, अरे 20Y0 क्या हो गया, मार्स लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट अ डिलीवरी ट्रक, इसको आप क्या करो 209 कर दो। मार्स लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट अ डिलीवरी ट्रक परचेज्ड इन 2008 यानी पिछले साल 2008 में हमने एक डिलीवरी ट्रक परचेज किया और क्या किया, वॉज एरोनियसली चार्ज टू डिलीवरी एक्सपेंस। शाबाश शाबाश मेरे कंपनी, शाबाश, तुमने ट्रक को डिलीवरी एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। ट्रक की कॉस्ट कितनी थी, 30,000। लाइफ कितनी थी, 10 ईयर्स। सैल्वेज वैल्यू कितनी थी, 0। इनकम टैक्स रेट इज 40%। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड रिक्वायर्ड। डिस्कस एंड इलस्ट्रेट द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ दिस सिचुएशन फॉर मार्स लिमिटेड। यानी ये जो क्वेश्चन है, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये आपके ICI के स्टडी मटेरियल का नहीं है, ये किसी दूसरी बुक का है, IFRS की एक बुक से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट मार्क करना, इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में उसके दो ही सोर्सेज हैं। एक तो जो ICI के जितने भी पब्लिकेशंस हैं वहाँ से आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो IFRS के एग्ज़ाम्स में हुए हैं वहाँ से आते हैं। ठीक है, बिकॉज IFRS का कन्वर्ज वर्जन क्या है, इंड AS। ओके, तो इंस्टीट्यूट ये दो सोर्सेज से क्वेश्चन उठा के आपके एग्ज़ाम में डालती है। इसलिए मैंने भी कोशिश की है कि IFRS के एग्ज़ाम्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने नोट्स में कवर कर लें ताकि वो आपके काम आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, तो अभी पहले मुझे ये बताओ कि ये जो एरर हुआ इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। बहुत ही ईजी है, ये ईयर 2008 है मान लो, ये ईयर 2009 है। तो यहाँ पे ट्रक जो है उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, तो ट्रक की वैल्यू 30,000 से बढ़ जाएगी, और डिलीवरी एक्सपेंस को हम 30,000 से माइनस करेंगे। और इस साल ये ट्रक पे डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे 3,000 का। यानी पहले साल ये एडजस्टमेंट्स होंगे, ट्रक 30,000 से बढ़ जाएगा, तो ट्रक को टिक कर दो बैलेंस शीट में, या बैलेंस शीट दिया हुआ ही नहीं है आपको, तो हम सिर्फ लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रक 30,000 फर्स्ट ईयर में। डिलीवरी एक्सपेंस 30,000 से कम करेंगे, प्रॉफिट उसकी वजह से बढ़ेगा, लेकिन डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। तो पहले साल में आपका प्रॉफिट 27,000 से बढ़ेगा, लेकिन 27,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका टैक्स एक्सपेंस भी बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। कितने से, 27,000 का 40% कितना होगा, 27 का 40%, तो 10,008 से आपका टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा, 27,000 से आपकी नेट इनकम बढ़ेगी बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स इनकम कितने से बढ़ेगी, आफ्टर टैक्स इनकम कितने से बढ़ेगी, 16,200। बिफोर टैक्स इनकम 27,000 से बढ़ेगी, आफ्टर टैक्स इनकम 62,000 से बढ़ेगी, और टैक्स एक्सपेंस आपका 10,800 से बढ़ेगा। तो ये आपको इफेक्ट लिखना है। अब हम 2009 यानी करंट ईयर पे आते हैं। तो करंट ईयर में ट्रक तो पिछले साल हमने ऑलरेडी रेक्टिफाई कर दिया, तो ट्रक पे और कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो डेप्रीशिएशन इस साल चार्ज करेंगे 3,000। डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो हमारी इनकम कम होगी, हमारी इनकम कम होगी तो टैक्स सेविंग होगी, 40% के हिसाब से टैक्स सेविंग होगी। तो 3,000 माइनस 1,200, 1,800 रुपीज़ से आपका पैट बढ़ जाएगा।
नहीं बढ़ेगा नहीं, सॉरी घट जाएगा क्योंकि डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है। 1800 से आपका पैट घट जाएगा, डेप्रीशिएशन बढ़ेगा, टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट जो है सिर्फ 1800 से घटेगा, क्योंकि 1200 से आपका टैक्स भी कम हो जाता है ना। एक एक्सपेंस 3000 का बढ़ रहा है लेकिन दूसरा एक्सपेंस घट रहा है 1200 से, सो 1800 का इफेक्ट आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार मैं वापस रिवाइज कर दूं, 2008 में एक ट्रक परचेस किया था 30,000 में, उसको उन्होंने डिलीवरी एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 2008 में पहले एक रेक्टिफिकेशन करेंगे, ट्रक अकाउंट डेबिट टू डिलीवरी एक्सपेंस, तो डिलीवरी एक्सपेंस 30 से कम हो गया। फिर एक डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे, डेप्रीशिएशन टू ट्रक, तो पहले साल बैलेंस शीट में ट्रक जो है 27,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 30 माइनस 4 बैलेंस शीट में ट्रक, और 27 में से और 3, इस साल ट्रक कितने दिखेगा, इस साल ट्रक 24,000 दिखेगा। अगले साल सिर्फ डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है, उस पर टैक्स सेविंग होगी, तो अगले साल का जो इनकम है वो 1800 से कम हो जाएगा। पहले साल का इनकम कितने से बढ़ जाएगा, 16,200 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिर्फ प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मेट आपकी बुक में बना हुआ है। पहले आप एक नीचे आंसर के लास्ट में वर्किंग नोट 1 बना हुआ है, देखो लास्ट में जहां पर वो आंसर खत्म हो रहा है वहां पे W1 W2 लिखा हुआ है। तो पहले हम वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज इन टैक्स एक्सपेंस इन 20x8, लिखो इंक्रीज इन टैक्स एक्सपेंस इन 20x8, लिखने की भी जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आंसर प्रिंटेड है, तो समझ लेना, बाद में आपकी क्वेरी आएगी तो इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखना है कि पहले साल हमारा डिक्रीज इन डिलीवरी एक्सपेंस हुआ 30,000 से और इंक्रीज इन डेप्रीशिएशन हुआ 3,000 से, 30,000 डिवाइड बाई 10 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि मेरा इनकम बढ़ेगा 27,000 से, उस पर मुझे टैक्स लगेगा 10,800, और ये पहले साल का मेरा टैक्स एक्सपेंस बढ़ गया, तो इतना मुझे और प्रोविजन करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में मुझे 10,800 का और टैक्स प्रोविजन करना पड़ेगा। दूसरे साल सिर्फ डेप्रीशिएशन का इफेक्ट आएगा, मशीन तो हमने फर्स्ट ईयर में कैपिटलाइज करके रेक्टिफाई कर दिया है, तो डेप्रीशिएशन 3,000 चार्ज करेंगे, तो उस पर मुझे टैक्स शील्ड मिलेगा 1200, डिक्रीज इन इनकम घट गया, इनकम घटने से टैक्स भी घटेगा, इनकम 3,000 से घटेगा तो टैक्स लायबिलिटी 1200 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा पहले आंसर में नेट इफेक्ट आ रहा था 16,200 का, और इस आंसर में नेट इफेक्ट आ रहा है, हाँ बस उतना ध्यान रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब आप आ जाओ मेन आंसर पे, जहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है। प्लीज कम टू द मेन आंसर। उनका क्वेश्चन था डिस्कस एंड इलस्ट्रेट द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ दिस सिचुएशन फॉर मार्स लिमिटेड। तो मार्स लिमिटेड का 2008 के P&L अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा, मार्स लिमिटेड के 2008 यानी प्रीवियस ईयर में क्या इफेक्ट आएगा। तो पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताता हूँ, मेरे साथ साथ देखना। ये पिछले साल का P&L अकाउंट है, ये डिलीवरी एक्सपेंस ऑलरेडी उन्होंने दिखाया था, हमने क्या किया 30,000 कम किया, तो अब डिलीवरी एक्सपेंस उनका कितना दिखेगा 12,000। ये एक्सट्रैक्ट है, पूरा P&L अकाउंट नहीं है। फिर डेप्रीशिएशन उन्होंने 28 दिखाया था, उसमें 3,000 और जुड़ेगा, उसमें 3,000 जुड़ेगा तो 31,000 हो गया। इनकम टैक्स एक्सपेंस जो हमने वर्किंग नोट 1 में बनाया, उन्होंने 24,000 दिखाया था, याद है क्या, उनके क्वेश्चन में 24,000 था, उसमें कितना और बढ़ जाएगा 10,800 और बढ़ जाएगा, तो उनका इनकम टैक्स एक्सपेंस 34,800 दिखेगा। यानी अगर मुझे पूरा P&L अकाउंट बनाने दिया जाता तो ये इफेक्ट आता P&L अकाउंट पे,
इज इट राइट? मान लो आपको पूरा एग्जाम में पूरा P&L अकाउंट दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट सिर्फ 2 आइटम में है, डिलीवरी एक्सपेंस में और डेप्रीशिएशन में, तो उसकी वजह से आपका टैक्स एक्सपेंस इतना आता। समझ में आया? तो टोटल नेट एक्सपेंस कितना है? पिछले बार हमने नेट एक्सपेंस 94,000 दिखाया था। आपकी बुक में ना गलती से यहाँ पे वर्ड इनकम टाइप है, उसकी वजह से भी क्वेरी आती है मुझे, तो प्लीज़ आप इसको चेंज करके एक्सपेंस कर दो। यहाँ पर उन्होंने इसका टोटल किया है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप चाहो तो इस लाइन को हटा सकते हो। नेट इफेक्ट ये आ रहा है कि 16,200 से मुझे फ़ायदा होगा, तो अभी मेरा नेट एक्सपेंस घट जाएगा, 77,800 हो जाएगा, ठीक है, 77,800। तो ये इसकी वजह से मेरा इनकम बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका P&L अकाउंट पे इफेक्ट, ये हो गया आपका P&L अकाउंट पे इफेक्ट। अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट लिख दो, ब्रैकेट में बैलेंस शीट, ब्रैकेट में बैलेंस शीट। अब यहाँ पर हमें उन्होंने बैलेंस शीट दी नहीं है, उन्होंने हमें बैलेंस शीट दी नहीं है, तो सिर्फ हमें चेंज बताना है, हमें सिर्फ चेंज बताना है। तो एक इफेक्ट आएगा नॉन करंट एसेट पे। ये जो आपने ट्रक था, ये ट्रक बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? नॉन करंट एसेट में दिखेगा, तो 30,000। दूसरा एक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन इस पे आएगा 3,000। तो बैलेंस शीट में ये 2 आइटम दिखने लगेंगे। अभी नेट नॉन करंट एसेट बढ़ जाएगा 27,000 से, ये इन दोनों का नेट इफेक्ट है। समझ में आया? इस पे क्वेरी मत पूछना 27 कैसे आया। अरे आपको नहीं पता लोग कितना टॉर्चर करते हैं टीचर को आजकल, ठीक है। इनकम टैक्स पेएबल ओरिजिनल क्वेश्चन में कितना था? इनकम टैक्स पेएबल वो तो एक्सपेंस दिया हुआ 24,000, वो पेएबल नहीं है। तो हम अज्यूम करेंगे कि वो जो 24,000 उन्होंने किया था वो पे हो गया। ये जो 10,800 का जो नया प्रोविजन बनाया है ये अभी पेएबल दिखेगा। 24,000 तो 2 साल पहले उन्होंने प्रोविजन किया था, तो पे हो चुका होगा ना। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम 2009 के एंड में खड़े हैं और 2008 की गलती सुधार रहे हैं। तो वो 24,000 गया, लेकिन ये 10,800 का हमने नया प्रोविजन किया है। तो एक बैलेंस शीट में इनकम टैक्स पेएबल उस साल 10,800 से और बढ़ जाएगा। और रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग 16,200 से बढ़ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग 16,200 से बढ़ जाएगा। इसको आप प्लस कर सकते हो। वैसे भी जहाँ पर ब्रैकेट में जो फिगर नहीं है इसका मतलब वो पॉजिटिव है। ये 2008 में ये सब चेंजेस होंगे, 2008 में ये सब चेंजेस होंगे। अभी 2009 में क्या ये डिलीवरी एक्सपेंस पे कोई इफेक्ट आएगा? डेप्रीशिएशन पे आएगा, डेप्रीशिएशन पे आएगा तो इनकम टैक्स एक्सपेंस पे भी आएगा और नेट एक्सपेंस पे भी आएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये जो अगला टेबल देख रहे हैं वहाँ पे एक छोटी सी टाइपिंग एरर कुछ बुक्स में है, 20x8 लिखा है शायद वहाँ पे, है ना। उसको 20x9 कर दो, करंट ईयर लिख दो, ब्रैकेट में करंट ईयर या जो भी है। तो अब आपको क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में डिलीवरी एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 15। क्या डिलीवरी एक्सपेंस में कोई चेंज हुआ है? नहीं, डिलीवरी एक्सपेंस में सिर्फ फर्स्ट ईयर में चेंज होगा, वो पीरियड स्पेसिफिक था। क्या डेप्रीशिएशन दिया हुआ है आपको? 30। क्या ये फिगर सही है कि गलत है? गलत है। कितने से गलत है? 3,000 रुपये से। डेप्रीशिएशन होना कितना चाहिए था? तो लिख दो यहाँ पे 30,000 दिया हुआ है, इसमें और प्लस होगा 3,000, तो डेप्रीशिएशन दिखेगा 33। इनकम टैक्स एक्सपेंस के लिए वर्किंग नोट 2 पे जाइए। अगर आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो इनकम टैक्स घटेगा। आप तो सीए के चैंपियन है, जितना एक्सपेंस डालोगे P&L अकाउंट में उतना टैक्स कम होता है। उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी 22,000 एक्सपेंस दिखाया है, ये गलत है। इसमें 1,200 कम दिखाना चाहिए था, 1,200 कम लिखेंगे तो अभी टैक्स एक्सपेंस होगा 20,800। टोटल एक्सपेंस कितना होगा या नेट एक्सपेंस, इसका टोटल करो। आपकी बुक में ना ये वर्ड शायद इनकम टाइप हो गया है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्वेरी पूछ लेते हैं कि ये इनकम कैसे है। भाई इनकम नहीं एक्सपेंस है, टोटल करो
67 उन्होंने पहले दिखाया था, अभी हम दिखा रहे हैं 68,800। तो इसका मतलब है 1800 से इस साल मेरी रिटेन अर्निंग कम होगी, इस साल की रिटेन अर्निंग 1800 से कम हो जाएगी। अब देखना बैलेंस शीट, यहाँ ब्रैकेट में लिखो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट। यहाँ पे ना कुछ टाइपिंग एरर है, उसको रेक्टिफाई करते जाएंगे। तो नॉन करंट एसेट तो 30,000 दिखेगा, नहीं ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 6,000 हो जाएगा। 6 कैसे हुआ? 3 + 3 दूसरा साल है ना, तो 3,000 पहले साल का, 3,000 करंट साल का। तो अभी नेट नॉन करंट एसेट इस साल 24,000 बढ़ के दिखेगा, 30 - 6। आपकी बुक में रेक्टिफाई कर लिया। यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ उसको ऐसे कैंसिल कर दो, उसको कट कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। यानी आपको बताना है कि 2009 में आपका नॉन करंट एसेट 24,000 से ज़्यादा दिखेगा, जो ऑलरेडी दिख रहा है उसमें 24,000 बढ़ जाएगा। आउटर कॉलम में 24 लिख दो। यहाँ पर भी आपकी बुक में अगर टाइपिंग एरर है तो उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। 24,000 से आपका नेट नॉन करंट एसेट ज़्यादा दिखेगा सेकेंड ईयर में। इनकम टैक्स पेबल 10,800, ये पिछले साल का है। रेक्टिफाई तो हम अभी कर रहे हैं ना, तो एक वो ओपनिंग प्रोविजन लेकर आएंगे फ्रॉम 2008, और इस साल का ये जो 1,200 है वो कम हो जाएगा। वहाँ पे मैंने स्टेप 1 लिख दिया है, या फ्रॉम ईयर 2008, ये 1,200 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट होगी उसमें इनकम टैक्स पेबल 9,600 दिखेगा। याद करो हम रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं? सेकेंड ईयर के एंड में जाके हमें मिस्टेक पता चली है, तो ये सब अमाउंट अभी भी पेबल है, तो इसलिए उसको हम अभी 9,600 और पेबल आएगा नेट इफेक्ट। और रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा? ओपनिंग 16,200 आया, पिछले साल का 16,200, तो पिछले साल का 16,200 और इस साल का ये 1,800 कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। तो वहाँ पे लिख दो 1,800 माइनस, तो इसका मतलब है नेट इफेक्ट आएगा 14,400 में। यानी 2 साल का कुल मिला के हमारा जो इनकम है रिटेन्ड अर्निंग वो 14,400 से बढ़ जाएगा। तो ये सारे फिगर अभी आप रेक्टिफाई कर लो आपकी बुक में। कुछ उन्होंने मिस्टेक की है, कुछ टाइपिंग एरर है। आई होप यू हैव डन। अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। नोटबुक में एक हम फॉर्मेट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उन्होंने एक बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। आपको अगर वहीं पे ठीक करना है तो वहाँ पे ठीक कर लो, नोटबुक में अलग से बनानी है तो अलग से बना लो। मेरा सजेशन होगा नोटबुक में बनाना अलग से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सॉरी, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017 या 7 जो भी बोलो। तो ये उन्होंने 60,000 दिया है। देखो क्वेश्चन में 60,000 दिया हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग बिगिनिंग बैलेंस 2008 दिया हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग बिगिनिंग बैलेंस 2008 60,000 सेकेंड कॉलम में। यानी ये फिगर कौन से दिन का है? 1 अप्रैल 2007 का है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग में होगा। ये फिगर सही है। फिर इस साल का प्रॉफिट कितना होगा? क्वेश्चन में देखना, उस साल की प्रॉफिट उन्होंने 74,000 दिखाई है लास्ट कॉलम में, और 16,200 बढ़ जाएगा। रेक्टिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,200 से बढ़ जाएगा। अब 2008 में देखना 16,200 से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एरर रेक्टिफाई कर दें तो 2008 का प्रॉफिट जो आपने 74,000 दिखाया वो एक्चुअली 90,200 होता। तो इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000
200 होता, 1,50,200, ये 31 मार्च 2008 का ये बैलेंस होता, और यही बैलेंस अगले साल ओपनिंग हो जाता, यही बैलेंस अगले साल ओपनिंग हो जाता। यहां तक लिख लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2009 का रेक्टिफाइड प्रॉफिट ऐड करेंगे। आप मुझे बताओ 2009 का प्रॉफिट उन्होंने कितना रिपोर्ट किया है? 70,000। फर्स्ट कॉलम की लास्ट सेकेंड लाइन 70,000 ज्यादा है या कम है? ओवर स्टेटेड है वो, क्योंकि डेप्रीशिएशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। डेप्रीशिएशन माइनस टैक्स इफेक्ट जो हमने कैलकुलेट किया था कितना था? 1800 था। हाँ, तो 1800 से वो इनकम कम हो जाएगी। 2009 की इनकम 1800 से कम हो जाएगी। ये 1800 अभी हमने ऊपर स्टेप 2 में कैलकुलेट किया था, याद है? तो ये हो गया आपका 68,200। तो इसको ऐड कर दो, तो आपका बैलेंस ऑन 31 मार्च 20x9 ये आएगा, चेक करना, 2,18,400। 2,18,400 चेक करना क्या मैंने सही किया है? यानी ये करेक्ट उनका सेकेंड ईयर का क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस है। उन्होंने क्वेश्चन में लास्ट में क्या दिया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंडिंग 2,04,000 दिया है। क्या आपको 2,04,000 दिख रहा है? 2,04,000 में और इस फिगर में कितने का फर्क है? 14,400 का फर्क है। आपने भी जो सेकेंड स्टेप बनाया था, देखो यहां पर भी आपने लास्ट लाइन लास्ट कॉलम 14,400 लिखा है, तो क्या टैली हो गया? टैली हो गया, तो फिर बैठे क्यों हैं? ठीक है, अभी हम एक छोटा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खेलेंगे। ये आपके चैप्टर के एंड में है। एक स्टूडेंट जरूर मुझसे सवाल पूछेगा। अभी सीए फाइनल के स्टूडेंट काम के सवाल कम पूछते हैं, आलतू फालतू के सवाल ज़्यादा पूछते हैं। तो पूछो अभी वो क्या पूछने वाला है मुझसे। एमसीक्यू क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर आप क्यों करवा रहे हैं? क्या हमें पढ़ना होगा? क्या आगे चल के सिलेबस चेंज होगा? क्या हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है? मेरा पर्पस सिर्फ चेक करना है कि पिछले 4 घंटे से जो मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, आपको कुछ समझ रहा है कि नहीं, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट तैयार है एमसीक्यू खेलने के लिए, चलिए आपकी जिनके पास बुक है लास्ट पेज पे है, चलो बोलो पहला आंसर। XYZ INC changes its method of valuation of inventory from weighted average to FIFO. XYZ should account for this change as। 4 ऑप्शन है। क्या ये चेंज इन एस्टीमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगा, या इट इज अ करेक्शन ऑफ एरर? एक स्टूडेंट का कहना आंसर सी। डियर कंप्यूटर प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर। सो द कंप्यूटर इज सेइंग द आंसर इज सी। टिक मार्क सी। टिक सी को टिक करना। एक तो ये चेंज इन पॉलिसी है, दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी डज नॉट इंक्लूड। जब ये डज नॉट इंक्लूड बोल रहे हैं, मतलब इसमें से 3 आंसर अकाउंटिंग पॉलिसी है, एक आंसर इसमें से अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो जरा बताना कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। चेंज इन यूजफुल लाइफ, अरे बाकी भी पढ़ लो। चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है। चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। चेंज फ्रॉम दी प्रैक्टिस, कन्वेंशन चेंज कर रहे हैं। आपने अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन में कन्वेंशन वर्ड भी यूज किया है। तो ये तीनों एपी है। ये चेंज इन एस्टीमेट है, तो पहला आंसर आप टिक कर दो। यूजफुल लाइफ चेंज करेंगे तो इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन अ कंपनी चेंजेस एन अकाउंटिंग पॉलिसी वॉलंटरली, तो क्या करेंगे? इसने लिखा इन्फॉर्म द शेयर होल्डर, वाह,
अकाउंट फॉर इट रेट्रोस्पेक्टिवली, थोड़ा ठीक लग रहा है। ट्रीट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, इन डेज में एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम कुछ नहीं होता है। ट्रीट इट प्रोस्पेक्टिवली एंड एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड। तो जिसने ये चैप्टर पढ़ा है वैसे ही विद्यार्थी आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस टाइप के आंसर को। इन्होंने सही कहा, मतलब ये पिछले 4-5 घंटे से काफ़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे मुझे। टिक कर दिया आपने? टिक कर दो। बाद में मेरे को बच्चे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि ये आंसर 3 का क्या था, 4 का क्या था। बाद में कुछ नहीं बताऊंगा मैं, अभी बता रहा हूँ, टिक कर लेना। बाद में अलग से 200 रुपये लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, when it is difficult to distinguish between a change in estimate and change in accounting policy, then an entity should dash। क्या करेंगे? जिसने पढ़ा वही बोल पाएगा। Will it be treated as change in estimate with appropriate disclosure, और अपोर्शन करेंगे कि कुछ अमाउंट एस्टीमेट में कुछ अमाउंट पॉलिसी में। तीसरा बोल रहा है पूरे को अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज ट्रीट करो, और चौथा बोलता है सिंस दिस इज अ मिक्सचर ऑफ द टू टाइप ऑफ चेंज इट इज बेस्ट इफ इट इज इग्नोर्ड इन द ईयर ऑफ चेंज। वाह, कहाँ कहाँ से ऐसी काल्पनिक लाइन लिखते हैं। द एंटिटी शुड देन वेट फॉर द फॉलोइंग ईयर टू सी हाउ द चेंज डेवलप्स एंड देन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। अनबिलीवेबल। तो कौन सा आंसर सही है? ए इज राइट। पूरे चेंज को चेंज इन एस्टिमेट ट्रीट करना और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टाटा इस चैप्टर से। व्हेन एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन एक्सपर्ट एडवाइज एन एंटिटी दैट द सैल्वेज वैल्यू ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी हैज ड्रास्टिकली चेंज। तो सैल्वेज वैल्यू का एस्टिमेशन बदल गया है एंड दस द चेंज इज मटेरियल, द एंटिटी शुड। तो हमने आपको बताया है कि सैल्वेज वैल्यू, यूजफुल लाइफ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है? एस्टीमेट है। ये बदल गया है तो एंटिटी को क्या करना चाहिए? तो एक पहला ऑप्शन बोलता है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करो। दूसरा कहता है चेंज द डेप्रिसिएशन चार्ज एंड ट्रीट इट एज करेक्शन ऑफ एरर। नालायक। चेंज द एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। ये थोड़ा सा काम की बात लग रही है। लास्ट वाला कहता है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन एनुअल डेप्रिसिएशन। ये तो बोलता है कुछ मत करो, नालायक। बिकॉज चेंज इन सैल्वेज वैल्यू वुड नॉर्मली अफेक्ट द फ्यूचर ओनली सिंस दिस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड इन फ्यूचर। तो इसमें से एक जवाब सही है, कौन सा? एक स्टूडेंट का कहना सी। वाह वाह वाह, पांचों के पांचों जवाब इस स्टूडेंट ने सही दिया है। ऐसा लगता है काफ़ी पढ़ाई लिखाई करते हैं या एटलीस्ट मेरी बात सुनते हैं। तो ये आंसर सी टिक कर देना। दिस चैप्टर इन डेज 8 इज ओवर। हमने इसमें आईसीआई के मटल के लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चन जो सेल्फ प्रैक्टिस में डिस्कस नहीं किया है उसको आज आप घर पे पढ़ना है। ठीक है, एनी डाउट मुझे मेल मैसेज करना है। थैंक यू वेरी मच।